तो हम लोग आज सिंप्लेक्स टेबल कर रहे थे ना, देखते हैं सिंप्लेक्स टेबल का क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। देखिए, सिंप्लेक्स टेबल में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब इसी चीज को फिर बाद में हम लोग पहले यहाँ सीख लेते हैं, फिर फर्दर अप्लाई करेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा लीनियर प्रोग्रामिंग वाला। तो देखो, क्वेश्चन में कभी भी आपके पास ना मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा, जैसे कॉस्ट मिनिमाइजेशन मैंने बताया था, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन का एक इक्वेशन गिवन होता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है जो हमारा वेरिएबल है x1 x2 x2, तो वो इक्वेशन गिवन होगा, या फिर हमारे पास कॉस्ट फंक्शन या फिर कॉस्ट फंक्शन सिंपली इसको बोल सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन होगा, या तो मिनिमाइजेशन या तो मैक्सिमाइजेशन। बट यहाँ पे डिपेंड करता है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन पे कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको कन्वर्ट करना होगा तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में इस फंक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जब इसको कन्वर्ट करिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जो भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो या फिर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, उसमें हम लोग जो टर्म पहले से है, जैसे 3x1 + 2x2 हमारा ऑलरेडी था ये फंक्शन, ठीक है, तो ये फंक्शन मान लीजिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसमें क्या लिखा है, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल s1 s2 हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ इस इक्वेशन में। जो हमारे पास इक्वेशन था x1 + x2 + s1 = 4, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास देखो क्या था, x1 + x2 = 4। तो इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, x1 + x2 है हमारे पास, और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया +s1, एंड दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरह दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो है वो है x1 - x2 = 3। तो उसमें हम लोगों ने एक नया वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, x1 होगा ये, x1 - x2 + s2 = 3। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास था सब्जेक्ट टू कंडीशन वाला, वो इक्वेशन ऐसा बन गया। फर्स्ट में s1 जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया, दूसरे में s2 है वो इंट्रोड्यूस किया। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हो गए वो 4 वेरिएबल है, x1 x2 पहले से था, s1 s2 हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, और जो इंट्रोड्यूस किया है उसको स्लैक वेरिएबल बोल रहे हैं। अब चूंकि ये टर्म यहाँ वेरिएबल इसमें इंक्लूडेड है इस इक्वेशन में, तो हम लोगों को इसे इंक्लूड करना पड़ेगा इस ऑप्टिमाइजेशन वाले फंक्शन में। सो हम लोग ने क्या किया, s1 s2 जो यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोडक्शन इसका जो होगा यहाँ इंट्रोड्यूस, ये इंड्यूस वेरिएबल है। सो इंड्यूस वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ इंड्यूस किया, और उसको उस फंक्शन में, जो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है, ये हमेशा कॉस्ट फंक्शन होता है। तो अब चूंकि हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है यहाँ, तो इसका मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन में इसका अपना कोई रोल नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने इसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। 0 से इसलिए क्योंकि कॉस्ट फंक्शन में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, अब तक कोई का पार्टिसिपेशन नहीं है, इनफैक्ट आगे भी नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको 0 × s1 + 0 × s2 लिख दिया। तो हमारा जो फंक्शन, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, वो इस टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को, हमारे पास ये इक्वेशन है z वाला, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करेंगे, जिसको हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बोलते हैं। सिंप्लेक्स टेबल में हम लोगों को क्या क्या करना है, पहले ये ध्यान से देख लीजिए। पहला कॉलम जो बनेगा वो बेसिक वेरिएबल का बनेगा, और ये हमेशा वो होगा जो आपने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि s1
और S2 था। हम लोगों ने सिर्फ दो वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया था, S1 और S2, तो सिंपली यहाँ S1 S2 लिख देंगे। यहाँ लिखा है CB, तो C समझो कॉस्ट एंड B जो है ये वेरिएबल B है, तो कॉस्ट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। तो इक्वेशन में जाके देखिएगा तो कॉस्ट फंक्शन में जो इन दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट है दैट इज 0, तो इसीलिए जो सेकंड कॉलम हम लोगों ने यहाँ बनाया है CB का, दैट इज 0 and 0, क्योंकि हमारे कॉस्ट फंक्शन में इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 0 है, तो हम लोगों ने यहाँ इसे लिख दिया 0 0 CB, कॉस्ट ऑफ दैट बेसिक वेरिएबल। इसके बाद लिखा है XB, तो ये जो टर्म है वो X वेरिएबल हमारा जो है उसका जो कॉस्ट फंक्शन, उसका जो टर्म आ रहा है वो है, दैट मीन्स दिस 4 and 3, ये जो टर्म है उसको हम लोग XB से नोट कर रहे हैं, और सिंप्लेक्स टेबल में थर्ड कॉलम जो बनता है दैट इज XB, और ये हमेशा 4, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, 4 into 4 and 2 लिखा है, सो दिस मस्ट बी 2, ये 2 समझ लीजिए, ये 2 है। सो यहाँ पे XB का टर्म जो हो गया वो, मैम स्लाइड ऊपर कीजिए तो। स्लाइड ओके, मैम यहाँ पे क्या लिखी 3x1 + 2x2, फिर नीचे में 4 और 3 लिखी है मैम। 4 and 3 यही क्वेश्चन में 4 3 ही है ना क्वेश्चन। 4 और 3 ये क्वेश्चन है मैम, आप फिर वहाँ पे 3x1 और 2x2 लिखिए। तो मैम 3 वैल्यू होगा या 2 होगा, क्या होगा? आप अगर 3 लेना है ना तो इसमें पूरे में 3 ही ले लो आप, अगर 3 लेना है तो ये 3 3 कंसिडर करके रखिए, या फिर आप 2 कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है 2 करके, तो बाकी इस जगह इसको 2 ही आप रिप्लेस करके समझ लो, सिंपली इसको 2 कर लो, क्योंकि फर्दर बाद में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के बेसिस पर सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, 2 के बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई जो किया है उसके अकॉर्डिंग ले ले, तो इसको 2 कर ले इंटरचेंज, तो यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो बाकी बाद में फिर हम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो इसको बेटर है कि आप 2 कर लीजिए यहाँ पे, 4 and 2, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। 3 कर लेते तो 3 से भी सॉल्व कर लेते, बट यहाँ सिंप्लीफिकेशन जो मैंने किया है वो 2 के बेसिस पे कर लिया, उसको 2 से रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये सो फर्स्ट आपका पहला कॉलम बेसिक वेरिएबल, दूसरा कॉस्ट ऑफ दैट फंक्शन, कोएफिशिएंट या कॉस्ट जो भी समझे, कॉस्ट फंक्शन में जो टर्म आ रहा है उसका कोएफिशिएंट वो होगा, XB होगा जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है दो इक्वेशन का वो, उसके बाद यहाँ जो लिखते हैं वो आएगा आपका इक्वेशन से, दैट मीन्स यहाँ जो टर्म हम लोगों ने लिखा है x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का कोएफिशिएंट 1, S1 का कोएफिशिएंट वो भी 1 है, एंड S2 का कोएफिशिएंट, यहाँ 4 टर्म है, 4 वेरिएबल है, तो हम लोग चारों को यहाँ लिखेंगे, x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, S1 लिखेंगे एंड S2 लिखेंगे। तो x1 का कोएफिशिएंट हमने देखा 1 था, x2 का कोएफिशिएंट भी 1 था, S1 का भी कोएफिशिएंट 1 है फॉर फर्स्ट इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं दिस टर्म। अब इन सब में देखो S2 कहीं नहीं है, अगर S2 नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो 0 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने S2 का कोएफिशिएंट को 0 रख लिया। अब इसी तरह दूसरा इक्वेशन ले लो, दूसरा इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का कोएफिशिएंट -1, S1 का कोएफिशिएंट नहीं है और S2 का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये टर्म हम लोगों ने फिर से यहाँ लिख देना है, फर्स्ट का कोएफिशिएंट 1 था, सेकंड का -1 था, S1 का कोएफिशिएंट चूंकि S1 उसमें नहीं है दैट इज 0, S2 का कोएफिशिएंट 1, हर केस में कोएफिशिएंट ही आपको लिखना है। थर्ड जो टर्म इतना बनने के बाद क्या करना है, आपको CJ लिखना है। CJ क्या बताता है, कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन में कॉस्ट वाला इक्वेशन पे देखो क्या है 3 2 0 0, सो इसी का कोएफिशिएंट हमको लिखना है दैट इज 3 2 0 0। सो यहाँ पे आपका टर्म है 3 2 0 फाइनल
हाँ, मैम यहाँ पे 4 और 2 लिखा हुआ है x आपकी आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है। मैम आप जो कोफिशिएंट है वो 3 और 2 लिए हैं। हाँ, 3 2 कोएफिशिएंट है। ये देखो मैक्सिमाइजेशन वाला कॉस्ट फंक्शन है ना, उसका 3 कोएफिशिएंट x1 का है, x2 का 2, s1 का 0, s2 का 0। सो ये 4 कोएफिशिएंट 3 2 0 0 लिखेंगे हम। वो कॉस्ट फंक्शन, जहाँ c टर्म आ जाए ना, समझ लीजिए वो कॉस्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो cj 3 2 0 0। zj जो होता है वो क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो टर्म आता है ये होता है दिस टर्म इनटू दिस टर्म प्लस दिस टर्म इनटू दिस टर्म। ध्यान से देखिए, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 दैट इज 0। फिर सेकेंड टर्म में आ जाइए, जब यहाँ के लिए लिखेंगे तो 0 इंटू 1 0। नहीं समझ आया मैम, फिर से बताइए। ध्यान से देखिए क्या है, इस कॉस्ट फंक्शन में सीबी में हम आएंगे तो सीबी से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 1 इंटू 0 प्लस साइन 1 इंटू 0, तो जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर उसी तरह हम यहाँ भी करते हैं, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, यहाँ भी 0 आ जाएगा। पहला इनिशियल टेबल में कॉस्ट फंक्शन हमेशा 0 आता है, तो यहाँ क्योंकि ये कोएफिशिएंट 0 होता है हर केस में। नेक्स्ट में आओगे, यहाँ से 1 इंटू 0 करोगे प्लस 0 इंटू 0, तो फिर से यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, वो भी 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट इनिशियल टेबल कभी भी बनाएंगे तो zj जो होगा दैट इज ऑलवेज 0। इसका पूरा का पूरा कोएफिशिएंट हमेशा 0 होगा। ये करने के बाद हमको क्या करना है, इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकालना है, cj माइनस zj। तो आपको फर्स्ट टेबल में पता है सारा का सारा टर्म 0 आया है, तो अब इससे घटाओ 3 माइनस 0 दैट इज 3, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब क्या करना है, इस डिफरेंस में आपने जो cj माइनस zj निकाला है, इसमें इस पूरे टर्म में मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढो। दिस इज 0 0, दोनों 0 ही है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो मिनिमम मैक्सिमम टर्म क्या आ रहा है 3। इस टर्म को हम लोग की, इस टर्म को की, ये वाला जो टर्म है इससे जब आप ऐसे जाओगे तो इस टर्म को हम लोग की कॉलम बोलते हैं। ये पूरा टर्म जो ये पूरा कॉलम होगा दैट कॉलम इज नोन एज की कॉलम। और ये कब मिलेगा, जब आप cj माइनस zj लेंगे और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम ये कॉलम लेते, यहाँ 3 है और जो कि मैक्सिमम है तो हम लोग 3 को एज अ की कॉलम ले रहे हैं। एक बार फिर से वापस से जाके देख लो क्या किया है। बेसिक वेरिएबल, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल xb, जो 4 और 2 इक्वेशन का इक्वल टू जो भी होगा, 30 40,000 हम लोगों के पास ये भी लिखा हुआ मिला था, 600 एंड ऑल, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में किया था। हम लोग बस एक डमी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, करके देखते हैं, फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये 4 2 वो होगा, ये इक्वेशन होगा हमेशा, ये हमेशा कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन। cj जो है कॉस्ट बताएगा, कॉस्ट फंक्शन का जो टर्म है कोएफिशिएंट है वो रख लो। zj जो है वो हमेशा ये टर्म मल्टीपल होकर आया है, cj माइनस zj जो है वो डिटरमाइन करेगा कौन सा की कॉलम होगा। इतना तक क्लियर है? आप आराम से एक बार करके देखिए तो कॉपी पे क्लियर है। एक जगह 4 2 लिए, एक जगह 3 2 लिए है मेरा। एक मिनट, आपकी आवाज इतनी धीरे क्यों आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैम, हाँ बोलिए। मैम ये आपने जो की कॉलम और की रो लिया है ना, वो आप एक बार बता दीजिए। की रो मैंने छोड़ो, की कॉलम अभी छोड़ दो, आप सिर्फ की कॉलम, की कॉलम की बात करो, रो अभी नहीं बात कर रहे। रो का मैंने कुछ नहीं बताया अभी, सिर्फ कॉलम की बात कर रहे हैं। ये बन जाएगा, इतना बन जाएगा, पहले मुझे ये बताओ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। यस मैम, उतना आ गया समझ। ओके ठीक।
एक मिनट रुको, मुझे चार्जर ले लेने चाहिए। देखो की कॉलम जो डिसाइड, जो की कॉलम डिसाइड करना है ना, वो हम लोगों को इन Cj माइनस Zj से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो ये आपका 4 नंबर है ना, इन 4 नंबर में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो बताएगा की कॉलम यहां से। और इधर के केस में क्या होता है, आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है XB ये है, उससे XI को डिवाइड करो, XI डिवाइड करोगे तो ये की कॉलम वाला टर्म जो है उससे डिवाइड करना है। अब 4 डिवाइड करो 1 से, 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो इधर से क्या लेना है, जो मिनिमम है वो लेना है, और इधर से क्या लेना है, जो मैक्सिमम है वो लेना है। ठीक है, इधर से मैक्सिमम लो, कॉलम से मैक्सिमम लोगे और रो से मिनिमम लोगे, इस रेशियो का मिनिमम। अब देखो इधर से मिनिमम लिया तो ये रो जा रहा है, इधर से मैक्सिमम लिया तो ये रो जा रहा है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम की एलिमेंट बोलेंगे। सो 1 इज की एलिमेंट, दिस इज की कॉलम, दिस इज की रो। ठीक है, यहां से मैक्सिमम लेंगे और यहीं से शुरू करना है आपको हमेशा। इस टर्म से जाओगे, इस टर्म में जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट मैक्सिमम डिटरमाइन करेगा की कॉलम। इधर से, और जो मैक्सिमम कॉलम पहले निकाल लीजिए, ये निकाल लिया, देन उसके बाद इस टर्म से इस टर्म को जो भी कॉलम आएगा, अगर ये कॉलम आता ना तो इस टर्म से हम डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ये डिटरमाइन होगा, और यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो की रो होगा, ये की रो होगा, इधर से की कॉलम आएगा, और जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इस रो से आ रहे हैं कॉमन तो ये कॉमन टर्म आ रहा है, इधर से जा रहे हैं तो ये कॉमन टर्म आ रहा है, सो दिस टर्म इज नोन एज की एलिमेंट। ठीक है, सो ये की एलिमेंट है। अब इस की एलिमेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस की एलिमेंट के ऊपर जो इधर आओगे तो इस x1 को हम लोग इनकमिंग वेरिएबल बोलते हैं, और इस रो के इधर आ जाइए S2, तो इसको हम लोग आउटगोइंग वेरिएबल बोलते हैं। यहां से जब ऊपर जाओगे, दिस टर्म जो एडिशनल वेरिएबल ओरिजिनल इक्वेशन में x1 का टर्म है, सो दिस x1 इज इनकमिंग वेरिएबल एंड दिस S2 इज आउटगोइंग वेरिएबल। ये इतना टर्म यहाँ लिखा है मैंने, इनकमिंग वेरिएबल है वो x1 है, आउटगोइंग वेरिएबल आपने है S1 को लिख दिया है, क्या, आउटगोइंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल तो S1 लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ आउटगोइंग वेरिएबल S2 होगा, दिस इज S2, ये S2 है वो आउटगोइंग वेरिएबल है, x1 है वो इनकमिंग वेरिएबल है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ इंफॉर्मेशन मिला है, उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट टेबल में हम इंप्रूव करके लिखेंगे। सो अब क्या करना है, जो S1 S2 जो हम लोगों ने आउटगोइंग टर्म लिखा था, तो यहाँ S1 एज इट इज रह जाएगा, और S2 जो है वो x1 से रिप्लेस हो जाएगा। CB क्या है, CB देखिए आपका जो टर्म था 0, तो S1 का CB जो है वो 0 ही है। x1 का देखो क्या है, x1 वापस में चले जाओ आप लोग शुरुआत वाले क्वेश्चन में, x1 का कॉस्ट फंक्शन जो है वो 3 है, तो सिंपली यहाँ पे x1 का कॉस्ट हम लोगों ने डाल दिया सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में, दैट इज 3। सो 0 और 3 हो गया। XB जो है वो हम लोगों को लिखना है, XB वाला टर्म आपका, अच्छा XB, अब यहाँ से ऐसे सिंपली ये इतना टर्म समझो, XB कैसे बनेगा वो फिर से चेंज होगा। अब देखो हम लोगों ने जो की कॉलम था, की रो, मैम इसको फिर से बताइए तो, मैम स्टेप 3 को बताइए। फिर से बताइए ना। ये स्टेप, ये इम्प्रूव सिंप्लेक्स टेबल वाला, हाँ मैम इसको फिर से। यहाँ बेसिक वेरिएबल S1 था हमारे पास, S1 लिख दिया, इनकमिंग और आउटगोइंग में बोला था S2 रिमूव हो जाएगा, सो S2 की, और S2 को रिमूव किससे करेंगे, इस x1 से,
तो x1 यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए मैंने क्या बोला था, इस टर्म को हटा रहे हैं, मैंने यहाँ एरो साइन दे दिया। ये टर्म जो है वो अब टेबल से बाहर चला जाएगा और ये टर्म जो है इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ S1 एंड X1 लिखना है। सो S1 X1। उसके बाद कॉस्ट फंक्शन में आते हैं तो हम लोग क्या लिखते थे, वापस से याद करो क्या लिखते थे, 0 0 लिखा था S1 S2 के केस में। अब यहाँ S1 का तो 0 ही है, लेकिन यहाँ नया टर्म क्या आ गया है, देखो X1। X1 का कोएफिशिएंट जो है कॉस्ट फंक्शन में हम लोग देखेंगे क्या है, दैट इज व्हाट 3। ये 3 हम लोग यहाँ लिख देंगे सेकेंड थर्ड स्टेप में, ये 3 लिख दिया। S1 वाला 0 था वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन X1 से रिप्लेस हो गया तो इसका कॉस्ट फंक्शन जो है वो 3 हो गया। बस इतना हमें करना है। उसके बाद क्या करना है, जो कॉलम जिसमें भी की एलिमेंट आएगा, की एलिमेंट जिस रो में आ जाएगा वो रो आप ये 2 1 -1 0 और 1 ये टर्म ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया 2 1 -1 0 एंड 1। वैसे यहाँ पे लिखना होता है अगर की एलिमेंट 1 नहीं है, यहाँ पे की एलिमेंट चूंकि 1 था इसलिए कोई इंटरचेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर की एलिमेंट 1 नहीं होता तो हमें उसे 1 बनाना होता, लेकिन यहाँ 1 था तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ से लेके ये पूरा टर्म एग्जैक्टली कॉपी कर दिया है। 2 1 -1 0 2 1 -1 0 1 एज इट इज कॉपी कर दिया, कुछ चेंज नहीं। इसके बाद ये जब इतना बन जाता है, मैंने आपने ये लिख लिया, ये लिख लिया और ये इतना लिख लिया। ये इतना करने के बाद हमारा काम होता है कि की एलिमेंट जो था उसके ऊपर वाले टर्म को 0 बनाना है। ये हमारा टास्क है, इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, और 0 जब भी बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए, ये पहले से 0 नहीं था, देखो पहले यहाँ 1 था, मैंने 0 बनाया है वहां तब 0 आया है, तो इस टर्म को 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनाओगे, मान लो इस टर्म से इसको घटा दो, इस टर्म से आप इसको घटा दे रहे हो, 1 -1 0 हो जाएगा यहाँ। तो यही चीज यहाँ किया गया है जो कि मैंने साइड में किया है। देखो पहले कोएफिशिएंट लिख दिया जो हमारा की कॉलम का था, वो जो 2 1 -1 0 और 1 है, हम लोगों ने इसे एज इट इज लिख दिया। दूसरी बार में ऊपर क्या लिखा है, ऊपर भी जो टर्म था, जो था पहले से, पहले वाले टेबल में ये हमेशा होगा 4 1 1 1 0, तो ये टर्म यहाँ लिख दिया। अब क्या किया है, इस टर्म को घटा दो। सबको घटाए क्यों है, क्योंकि हमें ये टर्म 0 बनाना था, तो 1 में से 1 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। अब ये जो टर्म आया है इसी चीज को देखो यहाँ कॉपी कर लिया गया है, 2 2 0 0 2 यहाँ पे 1 ये और -1 ये क्या किए हैं हम लोग, जैसे मैट्रिक्स वगैरह में सॉल्व करते हैं ना, इस टर्म के हेल्प से मैंने इस टर्म को यहाँ पे 0 बनाना था। तो इस टर्म को 0 बनाने के लिए आपको पता है 1 में से 1 घटा देंगे तो ये टर्म अपने आप 0। तो सिर्फ इसको तो आप घटा नहीं सकते, आपको पूरा टर्म घटाना पड़ेगा। तो पूरा टर्म घटाए तो ये रिजल्ट आ रहा है, और यही एक थोड़ा मुश्किल काम होता है इसमें। बाकी सारे टर्म्स को आपको समझना होगा, लेकिन ये आपको थोड़ा अलजेब्रिक कैलकुलेशन यहाँ पे अगर आ जाता है तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब इस सब्सट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आया है उसी को यहाँ लिख देना है, लिख दिया, खत्म काम। अब ये टेबल बन चुका था। अब टेबल बनाने के बाद, इतना करने के बाद सीजे जो था, जो पहले से था लिखा हुआ वही रखोगे हमेशा, सीजे हमेशा वही रहेगा। जेडजे जो है वो चेंज होता है, क्योंकि जेडजे में मैंने क्या बताया था। अब यहाँ से देखो, इतना करने के बाद क्या करना था आपको, जेडजे निकालना है। जेडजे निकालने के लिए क्या करोगे, 0 × 0 प्लस 3 × 1। जेडजे में क्या लिखते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, सो 0 × 0 प्लस साइन 3 × तो 3 आ जा रहा है, देखो 3 लिखा है मैंने। नेक्स्ट स्टेप में आइए 0 × 2, सो 0 एंड 3 × -1, सो यहाँ -3 लिखा है।
फिर यहाँ से देखो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, ये 0 है और ये 3 है, तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में आइए 0 इंटू -1 एंड 3 इंटू 1, सो ये 3 हो जा रहा है। तो ZJ जो है वो क्या है, हमेशा कॉस्ट फंक्शन से हर टर्म को मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे। 0 0 प्लस 3 इंटू 1, सो 3, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, दैट इज -3। सो यही चीज करके हमें ZJ मिल गया। फिर क्या करना है, CJ माइनस ZJ, 3 - 3 0, यहाँ से 2 -3 दैट इज 5, 2 में से -3 घटाओ, सो 2 माइनस साइन डालेंगे फिर -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज 5। 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, एंड 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। सो ये टर्म मिल गया। अब यहाँ से फिर से आपको क्या करना था, की कॉलम कहाँ से मिलेगा, जो इन पूरे वैल्यूज में मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम देखो आप 5 है, तो ये जो होगा वो की कॉलम देगा। ठीक है, ये की कॉलम देगा। जब ये की कॉलम दे रहा है तो आपको फिर से की रो चाहिए। तो की रो करने के लिए क्या करना होता है कि इस टर्म में यहाँ 2 की कॉलम जो लिया यहाँ से 5, अब इसमें 2, ये टर्म इस टर्म से डिवाइड करना है, 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1 आएगा। और कभी भी माइनस साइन कहीं आ जाए या फिर 0 आ जाए तो ये डिवीजन हम नहीं करते। ये जो मिनिमम वैल्यू लेते हैं ना xb बाई xi, कभी भी 2 डिवाइडेड बाई 2 है तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन 2 डिवाइडेड बाई -1 है तो हम ये कॉलम कभी नहीं लेंगे। अगर 2 को 0 से डिवाइड करने, सपोज यहाँ 0 टर्म आ जाता तो हम 0 से भी डिवाइड नहीं करेंगे। नेगेटिव नंबर और 0 से डिवीजन कभी नहीं करना है फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू, कभी नहीं करना है। जब भी करना है तो पॉजिटिव नंबर से ही डिवाइड करना होगा। यहाँ पॉजिटिव नंबर सिर्फ एक है, तो हमारा की रो के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, यही हमारा की रो होगा। तो यहाँ से की रो ले लिया, इधर से की कॉलम ले लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो 2 हो गया। सो दिस टर्म इज की एलिमेंट, दिस टर्म इज की कॉलम, दिस इज की रो। अब क्या करना है, यहाँ पे दूसरा काम आ जाता है कि इस की एलिमेंट को आपको 1 बनाना है। 1 बनाना है तो सारे टर्म में 2 से डिवाइड कर दो। सबको 2 से डिवाइड करोगे तो अगला कॉलम बनेगा, अगला टेबल बन जाएगा, जो यहाँ किया है। देखिए कैसे किया। की एलिमेंट हमारा 2 था, 2 से सबको डिवाइड करना है। सो 2 से अगर इस टर्म को डिवाइड करेंगे देन ये 1 हो जाएगा,
2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 2/2 1, ये 1/2 हो जाएगा और ये -1/2 हो जाएगा। सो इतना टर्म हम लिख सकते हैं। 2 ये आपका सिंपली 1 हो गया, ये 0, ये 1, ये 1/2 और -1/2। फिर हमारे यहाँ पे हम लोगों ने की एलिमेंट और की रो के हिसाब से देखा था। सीवी में कोई चेंजेस नहीं होगा मैम? इसमें सीवी नहीं, ये सीवी में नेक्स्ट स्टेप पे चेंज होगा ना, नेक्स्ट स्टेप पे हर बार चेंज होगा। शुरुआत में वो 0 0 रहेगा, तो चेंज होगा, लेकिन डिवीजन वाला टर्म अप्लाई नहीं होता। यहाँ डिवीजन में टोटल कितना टेबल है मैम? टोटल 3 टेबल में ये सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट सॉल्व हो चुका है। देखिए ये 1 जब आ चुका है तो एक ही रो है, तो ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया और ये हमारा इनकमिंग वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसके नीचे आपका की एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो x2 यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट टेबल में और s1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखो इसी चीज को लिखा है, x2 x1 हमारा चेंज होकर आ गया। कॉस्ट फंक्शन में जाइएगा तो x1 का जो वैल्यू है वो 3 था, x2 का वैल्यू है वो 2 था। सो 3 और 2 हमारे पास, 3 हम ऑलरेडी लिख चुके थे, 2 जो है वो आ जाएगा। x भी हमारा ये हम लोग ऑलरेडी ला चुके हैं। अब चेंज जो होगा वो इसमें होगा और ये चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस सब्सट्रैक्शन, क्योंकि आपको ये टर्म 0 बनाना है। अब ये टर्म 0 बनाना है तो हम लोगों को ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टेप का ये टेबल बनेगा। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, अब यहाँ देखो, इसमें अब हम सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे ये कैसे पता चलेगा? अगर Cj माइनस Zj मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और अगर Cj माइनस Zj का जो भी टर्म है ये पूरा का पूरा आइदर